हैं। तो किसने कब्जा किया हुआ है सीटों पे? किसका एकाधिकार दिख रहा है? कौन है जो आपकी सीटें खा रहा है? वो छात्र जिसको आप इंटरव्यू में पहुंचने भी नहीं देते हैं, और अगर मेहनत करके लड़ भिड़ करके वो इंटरव्यू में पहुंच भी जाता है तो आप उन्हें एनएफएस घोषित करके शिक्षा व्यवस्था से बाहर कर देते हैं। उन्होंने कब्जा किया हुआ है क्या शिक्षा व्यवस्था पे? क्या होता है एनएफएस? इलाहाबाद विश्वविद्यालय रोज हर साल पीएचडी के एडमिशन के दौरान नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है कि कितने एससी एसटी ओबीसी छात्रों को एनएफएस घोषित करना मुनासिब है। हर साल पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में जो एससी एसटी ओबीसी छात्र हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, एनएफएस घोषित करके बाहर कर दिए जाते हैं। क्या होता है एनएफएस? शिक्षा लेने के लिए इस देश के एससी एसटी ओबीसी छात्र सूटेबल नहीं है क्या? नौकरियां करने के लिए इस देश के एससी एसटी ओबीसी छात्र सूटेबल नहीं है क्या? सूटेबल सिर्फ इन चीजों के लिए है कि वो आपके घर में नौकरानी बने। वो सूटेबल इस चीज के लिए है कि आपके शहरों में, गांव में महिला ढोए, आपकी फैक्ट्रियों में खटे, आपके खेतों में पसीना बहाए, आपके इस देश की अर्थव्यवस्था को खून पसीना दे, फिर भी आपके इतिहासों से, आपके संसद से, आपके सरकारी संस्थानों से गायब है। ये होता है एनएफएस, ये है इनकी सच्चाई। अब हम कुछ आंकड़े बता रहे हैं। आजकल एक नया चीज चला है कि वो कहते हैं कि आप आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े तो हम भी बता सकते हैं। तो चलिए, आंकड़े मैंने बता दिए, अब इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इनकी कहानी। हमारे समाज में जो कहानियां मौजूद हैं, जो दंत कथाएं मौजूद हैं, जो धार्मिक काव्य मौजूद है, वही गवाही देंगे, देखिए साथियों, इनकी जातिवादी मनुवादी व्यवस्था की। इस सभा में मौजूद सब लोग महाभारत के बारे में जानते हैं, सब जानते हैं पांडव कौन थे, द्रौपदी कौन थी, सब उनके बारे में जानते हैं। उसी महाभारत में एक एकलव्य भी हुए थे। उन एकलव्य ने जब द्रोण से, जो आचार्य रहते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की, तो उसी द्रोणाचार्य ने उन्हें मना कर दिया। और जब छुप छुपा के उसी द्रोण से वो विद्या लेकर के धनुर्विद्या सीख गए और अपने गुरु के पास गए, तो उस गुरु ने इस डर से कि कहीं कोई एकलव्य किसी अर्जुन से बड़ा धनुर्धर ना हो जाए, उस एकलव्य का अंगूठा काट के मांग लिया था। ये गवाही देता है महाभारत, इसी जातिवाद की गवाही देता है महाभारत। और अब उस रामायण की ओर चलते हैं, जिस रामायण के नाम पे ये रोज इस शहर में, इस देश में कत्लेआम मचाते हैं। उस रामायण में एक शंभूक हुए जिनको शिक्षा अर्जित करने का इस वर्ण व्यवस्था के तहत कोई अधिकार नहीं था। उस शंभूक का वर्णों का उच्चारण करने, वेदों का उच्चारण करने के लिए हत्या कर दी जाती है, क्योंकि ये समझा जाता है कि अगर इस प्रतिशोषित समाज से आने वाला लोग शिक्षा हासिल कर लेंगे, वेदों का उच्चारण कर लेंगे, तो समाज की जो व्यवस्था है वो डामाडोल हो जाएगी, बच्चों की हत्याएं हो जाएंगी, समाज में बच्चे मरने लगेंगे। इसके तहत शंभूक की हत्या की जाती है। ये है इनके धार्मिक काव्य जो गवाही दे रहे हैं इनकी वर्ण व्यवस्था के अन्याय की, इनके वर्ण व्यवस्था के शोषण की। पर इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं मानती हूँ। इन्हें लगता है कि आज इनके सामने जो छात्र खड़े हैं वो एकलव्य है, वो शंभूक है, और यहाँ पे जो छात्र मौजूद हैं, जब ये चाहेंगे हमसे हमारा अंगूठा काट के मांग लेंगे, और आप लोग खुशी खुशी इस देश के, इस दुनिया के द्रोणाचार्यों को अपना भविष्य सौंप देंगे, अपना अंगूठा काट के सौंप देंगे। इन्हें लगता है कि शंभूक की हत्याएं ये हमारे विश्वविद्यालय में यूं ही करते रहेंगे और हम उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो ये गलतफहमी जिन लोगों को है, उन्हें हम बता दें कि आपका सामना जिन लोगों से हो रहा है वो ना एकलव्य बनेंगे, ना शंभूक बनेंगे। अगर आप उनसे उनका अंगूठा मांगेंगे तो जो हथियार, जो तीर वो पहने कर रहे हैं अपने शिक्षा के आधार पे, वो तीर वो आपकी मनुवादी, जातिवादी व्यवस्था की ओर चलाएंगे और उसको ध्वस्त कर देंगे।
अगर आप समझते हैं कि शंभू का वध आप यूं ही इस देश में करते रहेंगे और इस देश के छात्र चुपचाप सुनते रहेंगे, आपकी कथाओं में, आपकी कहानियों में, आपके इतिहास में एक पात्र मान रह जाएंगे जिसके तहत आप अपनी जातिवादी व्यवस्था को नॉर्मलाइज करते हैं, तो आपको गलत लगता है। इस देश में जो छात्र आज सड़कों पे है वो बाबा साहेब अम्बेडकर से इंस्पायर होते हैं। हमने तो ये देखा है कि जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा होता है तो उस आजादी के जो परम योद्धा रहते हैं उनसे भी इस जातिवादी मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर लगातार लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, जिल्लत सहते रहते हैं, हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। वो करते हैं प्रतिनिधित्व, उनके विचार करते हैं प्रतिनिधित्व आज के छात्रों के आंदोलन का। इनको लगता है, इनको बता दें हम कि वो सावित्रीबाई फूले, वो फातिमा शेख जिसके ऊपर आप कीचड़ उछालते रहे, जिसका आप बहिष्कार करते रहे, वो इंस्पायर करते हैं हमें आज की समता और समानता की लड़ाई लड़ने के लिए। नहीं डरते हैं आज के छात्र, नहीं बनेंगे एकलव्य, नहीं बनेंगे शंभूक। आपको क्या लगता है कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मनीष को रस्टिकेट पे रस्टिकेट करते जाएंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लड़ना छोड़ देंगे क्या? आपको क्या लगता है कि आप एक सद्दाम को फोन करके धमकी देंगे कि आंदोलन मत करो वरना कार्रवाई कर देंगे तो वो डर करके पीछे हट जाएंगे क्या? आपको क्या लगता है कि किसी विवेक को अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाति सूचक गाली दे करके डंडे मारा जाएगा तो वो पीछे हट जाएंगे क्या? आपको क्या लगता है कि वो रणविजय, वो मणिकांत जिसको आपने तिहाड़ भेज दिया, वो जेएनयूएसयू जिसको आपने तिहाड़ भेज दिया, वो आपके तिहाड़ से इस लड़ाई को तोड़ के भाग जाएगा? तो आप गलत सोचते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि एक अंजलि को आप मॉरिस नगर थाने में घेर करके उसको बलात्कार की धमकी दे करके डरा देंगे तो गलत फहमी है आपकी, गलत फहमी है आपकी। हम आपसे वादा करते हैं, वादा करते हैं हम आपसे कि आपकी तमाम धन दौलत, आपके तमाम गोला बारूद, आपके तमाम सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों में एकाधिकार के बावजूद हम निहत्थे छात्र, इस देश के आम लोग आपसे डरना बंद कर चुके हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बात से मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बात खत्म करूं, लेकिन 19 तारीख यानी कि कल एक जजमेंट आने जा रहा है जो अगर हमारे फेवर में भी होता है, हमारे खिलाफ होता है तो इस पूरे देश की सड़कों को हमें जाम करना है, लेकिन अगर हमारे पक्ष में भी होता है तो वो यूजीसी समता प्रावधान जो ये लोग लेकर के आए थे 13 जनवरी को, वो बहुत ही कमजोर है साथियों। जिस भेदभाव को एड्रेस करने की बात वो प्रावधान करते हैं, वो भेदभाव हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में दिखता कैसा है, यही चीज उन प्रावधानों से गायब है। वो इक्विटी स्क्वाड जिसका ये गठन करते हैं जातीय भेदभाव की शिकायतों को एड्रेस करने के लिए, उस इक्विटी स्क्वाड में अगर व्यवस्था चाहे तो एक इंसान के अलावा हर इंसान उस सरकार में किसी समाज से प्लेटो ने कवियों को इसीलिए अपने राज्य बाहर किया है। कुछ अलग चल रहा है, कुछ अलग चल रहा है। आप लोग कर रहे हैं सदियों का उत्पीड़न झेलते हुए उससे जूझते हुए आ रहे हैं। आपसे अपील है साथियों कि इस बार जो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं यूजीसी समता प्रावधानों की, इस लड़ाई में अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके, अपने प्रमोशन की लालसा को छोड़ करके, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आप भी इस आंदोलन में शामिल होइए। हम वादा करते हैं कि जो इज्जत आपको भाजपा ने आज तक नहीं बख्शी है, वो इज्जत आपको इस देश के छात्र बख्शेंगे। इस लड़ाई में बराबरी का सामना होगा। और दूसरी अपील जो एक ज्यादा बड़ा जोखिम है, मैं उन छात्र संगठनों से करना चाहती हूँ जिन छात्र संगठनों के पॉलिटिकल पेरेंट पार्टीज इस वक्त बोलते तो है कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई में शामिल हैं, लेकिन आज के समय में उनका आला कमान उन्हें इस यूजीसी समता प्रावधानों की लड़ाई में आने से मना कर रहा है। दूसरी दोस्तों, मैं उनसे, उनके हाईएस्ट जो लीडर्स हैं उनसे नहीं बात कर रही हूँ, मैं उन आम छात्रों से बात कर रही हूँ
जो यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव कैसा दिखता है, उस पीड़ा को समझते हैं। इसीलिए मना करने के बावजूद मैं जानती हूँ उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से तमाम छात्र यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबको मेरा सलाम है, आप सबको जय भीम सलाम है। पर आपने शायद जब राजनीतिक होने का फैसला किया होगा तो इसलिए नहीं किया होगा कि आपकी पार्टी के कोई बड़े नेता है वो आपको बहुत पसंद है। आपने शायद राजनीतिक होने का फैसला इसलिए किया होगा क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि वो बेबसी, वो शोषण, वो धुतकारना महसूस कैसा होता है जो सदियों से हमारे समाज में चलता हुआ आ रहा है। तो अगर आप इसके साथ खड़े हैं, आप इस ललकार के साथ खड़े हैं कि 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने अगर आज ललकारा है, धन धरती और राजपाट में अगर 90 भाग हमारा है और इस भाग को अपने हिस्से करना है तो किसी आला कमान के आदेश का मोहताज नहीं होना होगा आप लोगों को। किसी पॉलिटिकल पार्टी जो लोकतंत्र संविधान का नारा लगाती है, कस्में खाती है, उसके धोखे पे मोहताज नहीं होना होगा आपको। आज इस देश के छात्रों को, इस समता समानता सामाजिक न्याय के आंदोलन को आपकी जरूरत है साथियों। तमाम पार्टी लाइन्स को तोड़ करके अपने पॉलिटिकल पार्टी में प्रेशर बना करके विवश करिए अपने पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो इस समता समानता सामाजिक न्याय के आंदोलन में उतरे, मजबूर करिए उनको। ये आपसे दूसरी अपील है। हम ये अपील इसलिए करते हैं क्योंकि हम सच में मानते हैं कि 100 में 90 शोषित है और उस 90 को एकजुट होकर के, एक कतार में खड़े होकर के यूजीसी समता प्रावधानों की मांग करनी है। अगर उस 90 में से एक भी इंसान गायब होगा तो हमारी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी साथियों। तो अगर आप उम्मीद लेकर विश्वविद्यालय आए थे, अगर सपने लेकर के इस राजनीति को करते हैं, एक बेहतर समाज की कल्पना आपको आए दिन सताती है, तो उतर जाइए इस आंदोलन में, जाम कर दीजिए इस देश की सड़कों को, क्योंकि हो सकता है कि सरकार में इन लोगों का एक अधिकार हो सकता है कि पुलिस और प्रशासन में इन लोगों का एक अधिकार हो सकता है क्यों बोल रही हूँ, है ऐसा है कि मीडिया में, न्यूज़पेपर में, अखबारों में इन लोगों का एक अधिकार है और इस अहंकार में लोग चूर हैं। इन्हें लगता है कि इनके एक अधिकार के सामने हमारी ताकत कम पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों का संसद पे एक अधिकार है, शैक्षणिक संस्थानों में एक अधिकार है, ब्यूरोक्रेसी पे एक अधिकार है, पुलिस प्रशासन पे एक अधिकार है, तो हमारा भी इस लोकतांत्रिक देश में, इस देश की सड़कों पे एक अधिकार कायम करेंगे हम। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। और क्योंकि मैं एक वामपंथी परंपरा से आती हूँ, हम नहीं समझते हैं कि कोई भी एक लड़ाई दूसरी लड़ाई से जुदा है, तो यहाँ पे मैं सॉलिडारिटी पेश करना चाहूंगी। एक सॉलिडारिटी साथी अंजलि ने पेश की उस दलित छात्र के प्रति जिसको मार दिया गया इसी जातिवादी वनवादी व्यवस्था के तहत। दूसरी सॉलिडारिटी मैं यहाँ से पेश करना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो ईरान में इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं, साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उनका ये जो संघर्ष है वो संघर्ष बहुत जटिल नहीं है। वो आपको बार बार हिंदू मुसलमान बोलेंगे, ईरान इजराइल बोलेंगे। आप अटके रहना इस चीज पर कि दुनिया भर में जो देश है उनमें से कुछ चुनिंदा देशों का अधिकार नहीं हो सकता है कि स्वायत्त और आजाद देशों में कौन राज करेगा, कैसी राजनीति होगी, क्या पॉलिटिक्स होगी, उनका अधिकार नहीं है। हमारी लड़ाई भी तो यही है ना कि इस देश में चंद ताकतवर लोग इस व्यवस्था को यूं ही ना चलाते रहें, इस देश की बहुसंख्यक आबादी पे यूं ही राज न करते रहें। तो हमारी लड़ाई और ईरान में लड़ने वाले साथियों की लड़ाई, फिलिस्तीन में लड़ने वाले साथियों की लड़ाई, वेनेजुएला में लड़ने वाले साथियों की लड़ाई एक है। हम इस मंच से उन्हें सॉलिडारिटी पेश करते हैं। आप सबको मेरी बात सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया साथी नेहा, आपने विस्तार पूर्वक सारी बातों को रखते हुए इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को प्रेरित किया है। साथियों, अगली कड़ी में